समाज की परंपरा बहुत पुरानी और समृद्धशाली है। इसका केंद्र बिंदु भारतीय परिवार है और परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी स्त्री। आज का टॉपिक यानी विषय है स्त्री विमर्श। हम बात करेंगे कैसे समाज में स्त्री ने अपने विचार, चिंतन और मनन से अपनी पहचान बनाई है और अमिट छाप छोड़ी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अरविंद कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, चर्चित कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और व्यंगकार, और ये विमल कुमार के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं भारतीय समाज की उन महान नायिकाओं को याद करना चाहूँगा, मीरा से लेकर सावित्रीबाई फुले, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कि कैसे भारतीय समाज में इन नायिकाओं ने आगे बढ़कर समाज में स्त्री की बेहतरी के लिए काम किया है जी। और अब चूँकि हिंदी समाज में राजेंद्र यादव भी नहीं रहे, जिन्होंने स्त्री विमर्श की 80 के दशक में शुरुआत की थी और एक पत्रिका भी निकाली थी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई, जी। अब वो भी नहीं रहे, तो साहित्य में खालीपन सा समा गया है। तो उस खालीपन को दूर करने के लिए हमने 2-3 साल पहले, जब कोविड था जी। पूरे देश में और लोगों की गतिविधियां ठप थी, तो हमने स्त्री विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार 60 से अधिक लेखकों के जन्मदिन पर दिन भर का कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ, जी। जो हिंदी साहित्य में पहली बार ऐसा हुआ। उसमें प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी पर भी कार्यक्रम हुआ, क्या बात जबकि हिंदी समाज में शिवरानी देवी पर कोई कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है। उसमें आपको चंद्रकिरण सौंदरक्षा, जिनका ये 100वां साल बीत गया 2 साल पहले, उन पर भी हमने कार्यक्रम किया, जिस पर हिंदी समाज में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इस तरह से 60 से अधिक तमाम लेखिकाएँ जो आज की लेखिकाएँ हैं, चाहे अनामिका हो, सविता सिंह हो, मैथिली पुष्पा हो, मृदुला गौर हो, ममता कालिया हो, मैंने तमाम लेखिकाओं के साहित्यिक मूल्यांकन पर हमने दिन भर का कार्यक्रम किया। ये इतना कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ और लाखों लोगों ने इसको देखा। फिर हमने एक वेबसाइट भी इसके लिए विकसित किया, स्त्री लेखन के लिए। उस वेबसाइट पर 200 से अधिक लेखिकाओं के मैंने पेज बना दिए, जिस पर हर लेखिका के बारे में आप जान सकते हैं, उनका फोटो, परिचय, उनकी रचनाएं, उनके किताब के कवर। तो इस तरह हमने सोचा कि एक ऑनलाइन जागरूकता स्त्री लेखन को लेकर पूरे समाज में फैले और आज की तारीख में 11,000 से अधिक उसके मेंबर हो चुके हैं। 54 देशों में लोग उस डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको लोग देख रहे हैं। हर महीने 30,000 से अधिक लोग देखते हैं। भारत के 100 शहरों में उसको लोग देखते हैं। इस तरह का एक डिजिटल अभियान हमने चलाया स्त्री विमर्श को लेकर, और फिर मैंने एक पत्रिका है वो भी निकाली, और इसका नाम हमने शुरू में हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म रखा स्त्री दर्पण। आपको शायद मालूम हो कि स्त्री दर्पण एक बड़ी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जो 1909 से लेकर 1929 तक 20 साल तक निकली। सारी महिलाएं वो मिलकर वो पत्रिका निकालती थी, इलाहाबाद से निकालती थी जी। तो उस पत्रिका की याद में हमने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। क्या बात इस है। तरह हमने ये कार्यक्रम किया कि समाज में लोग जाने कि स्त्री को लेकर क्या क्या, पहले भी हमारे समाज में इतने काम हो चुके हैं। चांद जैसी पत्रिका निकली, आर्य महिला निकली, पत्रिका निकली, तो ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं भी उस ज़माने में निकली जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, उन पर शोध कार्य मैंने कम, उस पर किताबें नहीं आई। तो इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने विकसित किया। जी। अरविंद जी, आपने इतनी सारी बातें बताई और किस तरह से आपका जुड़ाव रहा है स्त्री विमर्श के साथ, ये आपने अभी बताया। आपने एक किताब भी लिखी है, साहित्यकारों की पत्नियां, और कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में जो है स्त्री पुरुष रथ के 2 पहियों की तरह होते हैं, और अगर जीवन सही चलाना है तो इन रथ के दोनों पहियों को एक साथ चलना चाहिए। तो आपने किस तरह से ये सोचा कि साहित्यकारों के बारे में तो लोग जानते हैं लेकिन उनकी पत्नियों के बारे में नहीं जानते हैं, क्यों ना उनके बारे में लोगों को बताया जाए। तो ये सोच आपके दिमाग में कैसे आई? ये हुआ ये कि 21 जनवरी को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आचार्य श्री पूजन साय की पुण्यतिथि थी। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक सीरीज चलाया था व्याख्यान मालाओं का, जिसका पुरुषोत्तम दास टंडन ने उद्घाटन किया था। और हिंदी के तमाम बड़े लेखक, चाहे जैनेन्द्र हों, चाहे राहुल सांकृत्यायन हों, चाहे आपको भक्तिचरण वर्मा हों, तमाम बेनीपुरी, नागार्जुन, तमाम जितने बड़े लेखक हैं,
सब उनकी गोष्ठियों में हर साल जाते रहे। 185 गोष्ठियाँ हुई, लेकिन दुखद है कि भारतीय समाज में उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उन गोष्ठियों के बारे में जो कि स्त्री के स्मृति में किया गया। हिंदी में ये पहला व्याख्यानमाला थी जो किसी स्त्री की स्मृति में किया गया। जी। तो हमने सोचा कि इन स्त्रियों के बारे में, उनकी पत्नी का नाम था बच्चन देवी, तो हमने कहा कि उन स्त्रियों के बारे में भारतीय समाज को मालूम होना चाहिए। असल में इसका कारण ये है कि हम लोग हिंदी के जितने नामी गिरामी लेखक हैं उसमें केवल 2 लेखकों की पत्नियों के बारे में जानते रहे अब तक ले। एक प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी और एक निराला की पत्नी मनोहरा देवी, जी। इसके बारे में रामविलास शर्मा ने थोड़ा सा जिक्र किया है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की कौन पत्नी थी कोई नहीं जानता। रामचंद्र शुक्ल की पत्नी कौन थी नहीं जानता। महाप्रसाद द्विवेदी कौन पत्नी थी ये नहीं जानता। गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्नी कौन थे इसका हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं। लेकिन जब उन लोगों का बड़ा योगदान है तो हमने सोचा कि नहीं, इन पत्नियों के बारे में जिनका बहुत बड़ा योगदान है उसको हम लोगों को चाहिए कि उनके बारे में लोगों को बताएं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा कि देखिए, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली खुद भी एक कवित्री थी, उनके 201 दोहे हैं मौजूद हैं और तुलसीदास से पहले लिखती थी वो तो लेकिन उनकी उस पत्नी के बारे में लोग नहीं जानते हैं कि वो भी खुद लेखिका थी। कहा तो ये जाता है कि कालिदास की जो पत्नी थी वो भी लेखिका थी और उन पर एक किताब आने वाली है। कलकत्ता के संस्कृत के विद्वान हैं डॉक्टर कर्ण सिंह ने उस किताब का कवर का एक विमोचन भी किया था कि कालिदास की जितनी रचनाएं हैं वो सब उसके पीछे उनकी पत्नी का हाथ है लिखने में। तो और इसे टैगोर की पत्नी के बारे में देखिए, टैगोर की पत्नी ने बांग्ला में अनुवाद किया था रामायण का। अब इस बात को कितने लोग जानते नहीं जानते हैं। मात्र 28 साल की उम्र में टैगोर की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उस 28 उम्र के बाद वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो घर में रहकर पढ़ी लिखी। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल की पत्नी वो भी पढ़ी लिखी थी, उनका तो बाल विवाह हुआ था, लेकिन आकर उन्होंने बांग्ला सीखी और बांग्ला में 2 किताबों का उन्होंने अनुवाद किया। मतलब कि ये लेखिकाएं जो हैं ये भी पत्नियां जो हैं ये लेखिका हो सकती थी। उनको आगे लोग इनकरेज करते हैं। जिसे प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को काफ़ी इनकरेज किया। उनके 2 कहानी संग्रह छपे, नारी हृदय और कौमुदी, जो कई साल तक अवेलेबल नहीं थे, बाद में वो आए। वो इस तरह से बहुत सारे लेखक हैं जिनकी पत्नियों ने लिखने का काम किया। अपनी जब उनके पति एक्सपायर हो गए उनकी रचनाएं छपवाई। देवी शंकर अवस्थी की पत्नी ने उनकी सारी रचनावली छपवाई। इस तरह से राघव राघव की पत्नी ने उनकी चीज़ें छपाई, रचनावली रीड की। इस तरह से नरेश मेहता की पत्नी ने किया। तो इस तरह बहुत बड़ा काम इन पत्नियों ने किया जिसके बारे में हिंदी समाज कोई जानता ही नहीं था। इसलिए हमने 51 लेखकों की पत्नियों के बारे में ये किया। इसमें 4 अंग्रेजी के लेखकों की पत्नियों के बारे में भी उन्होंने सीरीज चलाई जो बहुत ही पॉपुलर हुई और लोगों को जानकारी भी नहीं किया। ये सब तो हम जानते ही नहीं थे, नाम ही नहीं जानते थे। तो इस तरह से हमने एक किताब भी निकाली। जी, तो इसमें किस किस लेखकों की पत्नियों के बारे में आपने लिखा है? इसमें रामचंद्र शुक्ल हैं, इसमें हजार प्रसाद द्विवेदी हैं, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इसमें मैथशरण गुप्त हैं, है ना, इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, इसमें राजा राधिकामण प्रसाद सिंह हैं, इसमें नामवर सिंह की पत्नी हैं, इसमें मार्कंडे की पत्नी हैं, अमरकांत की पत्नी हैं, नरेश मेहता की पत्नी हैं, शानी की पत्नी हैं। इस तरह से बहुत ही लंबी सूची है। जी जी। अगर स्त्री विमर्श में लेखन के क्षेत्र में देखा जाए तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि देखिए, स्त्रियों ने काफ़ी कुछ लिखा, उसका डॉक्यूमेंटेशन कम हुआ है ना, उसके बारे में लोग जानते कम हैं और उनको हाईलाइट कम किया गया। जैसे मैं एक भक्ति काल में भी तुलसीदास, सूरदास, कबीर, इन कवियों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। मीरा पर तो बहुत बाद में किताबें आई, है ना। मीरा पर शुरू में किताबें नहीं आई। सबसे पहले हिंदी आलोचना के विमर्श में तुलसीदास के अंदर में थे। उसके बाद हजार प्रसाद द्विवेदी ने जब लिखा किताब तो कबीर पर किताब लिखी। तो मीरा पर तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने जब किताब लिखी तब हिंदी आलोचना के इतिहास में उनको हाईलाइट किया गया, जिक्र होता था। और भक्ति आंदोलन काल में तो 40-42 कवित्रियाँ थी। हम तो आप केवल मीरा को जानते हैं और कविताओं को हम जानते भी नहीं हम लोग हैं। तो अब जाकर बहुत सारी किताबें आई हैं जिसमें उन महिला कवित्रियों की बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। जी, तो एक तो ये हुआ, ये तो जो पहले की बात बता रहा हूँ। और आधुनिक काल में भी बहुत सारी लेखिकाओं ने लिखा है। नवजागरण काल में बहुत सारी लेखिकाओं ने लिखा जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। करीब 150 लेखिकाएँ थी, भारतेंदु से लेकर आपको महाप्रसाद द्विवेदी काल तक ले। और 1900 से लेकर 1920 तक 85 कवित्रियाँ थीं जिसके भी एक पत्रिका का भी संग आया है। तो इन कवित्रियों के बारे में लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, एकेडमिक वर्ल्ड में उसकी चर्चा नहीं होती थी, इसलिए हम लोग उन लेखिकाओं के योगदान के बारे में नहीं जानते थे।
केवल महादेवी वर्मा के योगदान के बारे में जानते थे और सुभद्रा कुमारी चौहान को कवित्री के बारे में जानते थे, जबकि वो कहानीकार भी थी महत्वपूर्ण। तो इस तरह से काफ़ी लेखक थे जिन्होंने हिंदी के लेखन में काम किया है। उसका आज़ादी के बाद देखिए वो चंद्रकिशोर सोनरेखा हैं, कृष्णा सोबती हैं, मन्नू भंडारी हैं, है ना। उसके बाद एक पूरी सीरीज आती है, मृदुला गर्ग हैं, के चित्रा मुदगल हैं, आपको क्या नाम है, मेहरुनिसा परवेज हैं, निरुपमा सेवती हैं, शशि प्रभा शास्त्री हैं, कई लेखिकाएं उस दौर में थी। नाटक के क्षेत्र में गिरीश रस्तोगी काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। गिरीश रस्तोगी ने नाट्य आलोचना में भी काम किया है और थिएटर भी करके किया। वो 70 के समय किया था जब उसमें महिलाएं उस तरह से रंगमंच में क्षेत्र में नहीं आती थी। अरविंद जी, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आज नारी जो है वो हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधे मिला के चल रही है, चाहे वो राजनीति का हो, मीडिया हो, साहित्य की बात करें, खेल जगत की बात करें, यहाँ तक कि आर्म फोर्सेस की भी बात करें, तो हर तरह से स्त्रियाँ पुरुषों के कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। लेकिन इन क्षेत्रों के अलावा भी और बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें औरतें आज थोड़ा सा पीछे चल रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उन क्षेत्रों में भी वो आगे आए और किस तरह से अपना नाम और आगे बढ़ाएं? देखिए, इसके लिए तो ये ज़रूरी है। अब देखिए, स्त्रियों की शिक्षा पहले की तुलना में ज़्यादा होने लगी है। अब जाकर IIT में स्त्रियों की संख्या बढ़ी है। पहले तक स्टूडेंट्स बहुत माने कम थी लड़कियाँ, ना। इस तरह से मैनेजमेंट में लड़कियां कम थीं। ये सब सेक्टर जो थे इसमें लड़कियां कम थीं। केवल डॉक्टरी में पढ़ती थी और सब जो में लीगल प्रोफेशन में भी लड़कियां आई हैं। तो जितनी शिक्षा हर क्षेत्र में विकसित होगी उस संख्या में लड़कियां सामने आएंगी तो और समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगी। पहले तो कि शिक्षा का स्तर होना चाहिए, है ना। हालांकि पहले की तुलना अब ज़्यादा हो रहा है। GR भी भारत का काफ़ी इंक्रीज हो गया है। पहले 7-8% एक ज़माने हुआ करता था, अब तो 30% से ऊपर हो गया GR, ग्रॉस रेशियो दाखिले का। तो उस तरह से विकास हो रहा है। लेकिन जब तक नौकरियां अधिक नहीं मिलेगी लड़कियों को और उनका एम्पावरमेंट नहीं होगा, इसलिए आर्थिक रूप से महिलाओं को सक्षम बनाया जाए तब होगा। आप देखिए, लेकिन काफ़ी विकास हुआ। आप करिए ना, आप देखिए आपको गीता गोपीनाथन IMF की इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट है। ये पहली बार हुआ कि कोई गीता गोपीनाथन महिला जो बनी है वो। इस तरह से बहुत नए नए क्षेत्र में अब मेट्रो चला रही है महिलाएं, रेल चला रही है महिलाएं, ऑटो चला रही है महिलाएं। वो बछेंद्री पाल ने हिमालय पर गया, संतोष यादव 2 बार गई। वो एक अरुणिमा सिन्हा जो थी, उनके पैर कट गए तो वो अंटार्कटिका पहुंच गई। इसीलिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएं चली गई। सिनेमा आपने ठीक ही कहा, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की महिला पहुंची, जो मिग पायलट है वो बनी है महिलाएं, है ना, एयरफोर्स में आई हैं। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आ रही हैं। उनको जैसे ही अवसर मिल रहा है, उनके पास इतनी माने टैलेंट है, प्रतिभा है कि वो प्रतिभा से लोगों को मुक्त कर दे रही हैं। बिल्कुल। अरविंद जी, आपने इतना सारा जो है ज्ञान हमारे साथ बांटा अपना, और कहते हैं ना कि औरतें जो है वो अदम्य क्षमता जो है वो रखती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां तो निभाती हैं, साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र की जो गरिमा है उसको भी बनाए रखती हैं। और आज प्रस्तुत जो विषय है उसके आधार पर हमने यही जाना आपसे कि स्त्री विमर्श का क्या अर्थ है और उसका क्या महत्व है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई होगी, जिस तरह से हमें खुशी हुई है आपको यहाँ स्टूडियो में बुलाकर। तो श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया और स्त्रियों के बारे में कहने के लिए हमको